ये कहानी है दुबई में रहने वाली एक इंडियन लड़की यास्मीन की, जिसकी 2016 में खालिद नाम के लड़के से शादी हुई और उसके बाद वो दोनों हंसी खुशी कतर में शिफ्ट हो गए। बेसिकली खालिद की कतर की ही एक कंपनी में जॉब लगी थी और कंपनी की तरफ से ही उसे एक घर भी अलॉट हुआ था। लेकिन वहां के जिस 3 BHK आलीशान अपार्टमेंट में ये अपनी खुशहाल जिंदगी के सपने देख रहे थे, वहां पर एक बहुत ही खौफनाक एक्सपीरियंस इनका इंतजार कर रहा था। इनिशियली इस घर में शिफ्ट होने के बाद इन दोनों को कुछ भी फील नहीं हुआ, लेकिन फिर आई गर्मियों की छुट्टियां जब इसकी सिस्टर इन लॉ इसे विजिट करने के लिए यहां पर आई। इन लोगों ने साथ में बहुत अच्छे से वेकेशंस एंजॉय की, सब कुछ एकदम ठीक चल रहा था। लेकिन इसकी सिस्टर इन लॉ के घर वापस जाने के बाद शुरू हुआ डर का तांडव। यास्मीन ने एक रात ऑब्जर्व किया कि किचन में से वेसल्स के हिलने की आवाज आ रही है और कुछ इस तरह की आवाज आ रही थी जैसे सिंक की टैप में से सिर्फ हवा बाहर आ रही हो। उसने इस चीज को इग्नोर किया, लेकिन फिर कुछ ही दिन के बाद किचन में से वेसल्स के साथ साथ कुछ बर्तनों के गिरने की भी आवाज आई। जब यास्मीन उठ करके वापस किचन में भाग करके गई तो उसने वहां पर देखा कि सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है, कोई भी बर्तन अपनी जगह से हिला ही नहीं है। यास्मीन यहां पर थोड़ा सा डर गई, लेकिन कौन सोच सकता है कि कतर के एक 3 BHK आलीशान अपार्टमेंट में कोई पैरानॉर्मल प्रेजेंस भी हो सकती है। उसने उस समय इस चीज को इग्नोर कर दिया, ये सोच करके कि यह सब कुछ उसके दिमाग का वहम है। समय के साथ साथ यास्मीन को इस घर के अंदर नेगेटिविटी फील होने लगी, लेकिन अक्सर इंसान के साथ ऐसा होता है कि जब वो किसी नई जगह पर हो या फिर अकेला हो तो उसे लगने लगता है कि चीजें गड़बड़ है, यहाँ पर कुछ अजीब है। वैसे भी खालिद के ऑफिस जाने के बाद सारा दिन यास्मीन घर पर अकेली होती थी, तो उसका ये डर जस्टिफाई भी हो रहा था कि शायद इसी वजह से है। अब एक दिन करीब रात 8 बजे के आसपास यास्मीन अपने हॉल में बैठी हुई थी और खालिद अंदर कमरे में था। तभी यास्मीन ने ऑब्जर्व किया कि वॉशरूम के अंदर से एक ब्लैक फॉग जैसी चीज या एक स्मोक जैसी चीज निकल करके पास वाले ही बेडरूम के अंदर जा रही है। यहाँ पर यास्मीन जल्दी से खड़ी हुई वो वॉशरूम के अंदर गई, ये देखने के लिए कि वहां पर कुछ जल तो नहीं गया, लेकिन वहां पर सब कुछ एकदम ठीक था। इस बार यास्मीन खुद को समझा नहीं पा रही थी कि ये क्या चीज हो सकती है, लेकिन मजबूरन उसे इस बात को भी अपने दिमाग का वहम समझ करके टाल देना पड़ा। पर अगली शाम 8:15 बजे यास्मीन ने फिर से एग्जैक्ट यही चीज देखी। एक ब्लैक फॉग या स्मोक जैसी चीज वॉशरूम से निकल करके एक साइड वाले बेडरूम तक जा रही थी। आज यास्मीन एकदम श्योर हो गई थी कि जो कुछ भी उसने देखा वो उसके दिमाग का वहम तो नहीं था, क्योंकि 2 दिन तक सेम चीज कैसे हो सकती है। इसीलिए वो जल्दी से वहां से खड़ी हुई भाग करके अपने हस्बैंड के पास पहुंची और अपने आप को संभालते हुए उसने खालिद से सारा कुछ बताया। खालिद ने यहाँ पर सामने से वही किया जो हमेशा होता है, वो उसकी बात पर जोर जोर से हंसने लगा और उसने यास्मीन से कहा कि क्या यास्मीन, आप भी इन सब बातों पे बिलीव करती हैं? यास्मीन ने खालिद को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं था। अब जब सुबह सुबह खालिद अपने ऑफिस चला जाता था तो यास्मीन सारा दिन घर पे अकेली और डरी डरी रहती थी। वो सारा दिन उसी वॉशरूम की तरफ देखती रहती, बहुत ज्यादा डर में रहती। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस घर में सारा दिन कुछ भी नहीं होता था, सिवाय उस घर के माहौल के, जो बहुत ही ज्यादा हैवी सा रहने लगा था। तीसरे दिन यास्मीन को फिर से वही स्मोक दिखाई दिया और फिर धीरे धीरे यास्मीन ने एक पैटर्न नोटिस किया कि जब भी मगरिब की अजान होती है उसके बाद ही उसे ये फॉग या फिर ये स्मोक दिखाई देती है। थोड़े दिन तक ऐसा चलता रहा। यास्मीन को वो स्मोक दिखाई देता, वो बहुत ज्यादा डर जाती और फिर वो स्मोक गायब हो जाता। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो ये स्मोक और ये दिखने वाली चीज से कहीं ज्यादा खौफनाक था। एक रात यास्मीन को उसके सपने में एक बहुत ही डरावनी औरत दिखाई दी, जिसके बाल खुले थे, चेहरा ऑलमोस्ट जला हुआ था और उसके बहुत बड़े बड़े नाखून थे। वो यास्मीन से कह रही थी कि मुझे बहुत भूख लगी है, मैं तुम्हारे बच्चों को खा जाऊंगी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि अभी तो यास्मीन और खालिद बच्चे प्लान कर रहे थे, अभी तो उनके कोई बच्चे थे ही नहीं। अगले दिन जब सुबह यास्मीन की नींद खुली तो उसकी पूरी बॉडी पसीने से भीगी हुई थी। वो जल्दी से उठ करके खालिद के पास गई और उसने अपना पूरा सपना खालिद को एक्सप्लेन किया, उसे सब कुछ बताया। लेकिन फिर से खालिद ने सब कुछ इग्नोर कर दिया, क्योंकि ऐसा अक्सर होता है कि जब तक आपके खुद के साथ कोई ऐसी चीज नहीं होती तब तक आप बिलीव नहीं कर पाते हो। लेकिन इस केस में आगे चल करके खालिद के साथ जो होने वाला था, उसके बाद वो खुद आज तक पछताता है कि काश उस दिन उसने यास्मीन की बात को मान लिया होता। इसके बाद जैसा उस औरत ने कहा था, आने वाले 6 महीनों में यास्मीन के 2 मिसकैरेजेस हुए।
वो आज तक कन्विंस्ड है कि जैसा उस चुड़ैल ने कहा था कि मैं तेरे बच्चों को खा जाऊंगी, उसी ने इसके बच्चों को खा लिया था और उसी की वजह से ये मिसकैरेजेस हुए थे। अब यास्मीन हमेशा उसको कहती रहती कि इस घर के अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी है, कुछ बुरी चीजें हैं, लेकिन खालिद मानने को तैयार नहीं था क्योंकि वो मोस्टली ऑफिस रहता था तो उसे कुछ बहुत ज्यादा फील नहीं हुआ था। जब हार करके खालिद ने ये सारी बातें नहीं मानी तो यास्मीन ने प्रे करना शुरू किया और अपनी इबादत के जरिए सुकून ढूंढने की कोशिश की, लेकिन ये चीज भी ज्यादा वक्त तक काम नहीं आई। थोड़े समय बाद यास्मीन को इबादत करते हुए डिस्ट्रैक्शन फील होने लगा। उसे हमेशा ऐसे लगता कि कोई उसके एकदम पीछे खड़ा है जो कि बहुत गुस्से से उसे देख रहा है। वो बार बार मुड़ करके पीछे देखती लेकिन वहां पर कोई नहीं होता। बस होता ये था कि वो अपनी इबादत से डिस्ट्रैक्ट हो जाती थी। अब एक दिन की बात है जब खालिद और यास्मीन इस घर के कुछ फर्नीचर को शिफ्ट करने की बात कर रहे थे तो खालिद ने यास्मीन से कहा कि मैं शाम को लौटते वक्त कुछ लेबर को अपने साथ ले आऊंगा तो ये फर्नीचर एक कमरे से दूसरे कमरे में करवा लेंगे। लेकिन जब तक शाम में वापस खालिद घर लौट करके आया तो उसने जो चीज देखी वो देख करके उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। खालिद ने देखा कि अकेले यास्मीन ने ही पूरा का पूरा फर्नीचर वहां से उठा करके शिफ्ट कर दिया। यास्मीन खुद हैरान थी कि बिना कोई पेन फील किए उसने एक 6 डोर अलमीरा, एक बड़ा बेड और एक सोफा और टेबल एक जगह से दूसरी जगह तक हिलाया कैसे और मूव कैसे कर दिया। यास्मीन और खालिद दोनों हैरान थे लेकिन इस चीज का जवाब किसी के पास नहीं था। लेकिन अभी तक जो इस घर के अंदर हुआ था वो तो सिर्फ एक ट्रेलर था, क्योंकि अब जो होने वाला था उसे यकीन करना शायद आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो। गुजरते वक्त के साथ अब खालिद को भी इस घर में थोड़ा थोड़ा डर लगना शुरू हो गया था, लेकिन उसे लग रहा था कि जब कभी काम से लंबी छुट्टी मिलेगी तब घर शिफ्ट कर लिया जाएगा। अभी ऐसे कोई इंस्टेंट घर शिफ्ट करने की जरूरत उसे महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि एक तरफ उसे यह भी लग रहा था कि यास्मीन बार बार उसे कहती रहती है कि यहाँ पर कुछ है, कोई नेगेटिव एनर्जी है, तो शायद इसलिए भी उसका दिमाग इस तरह से सोच रहा हो। ये सब कुछ चल ही रहा था कि एक दिन खालिद की तबीयत अचानक से बहुत ज्यादा खराब हो गई, बिना किसी रीजन के बुखार और बहुत ज्यादा वीकनेस। जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया तो एक बार के लिए तो वो ठीक हो गया, लेकिन फिर आने वाले समय में उसकी तबीयत बार बार खराब होने लगी और साथ ही में यास्मीन भी बहुत ज्यादा वीक रहने लगी। देखते ही देखते इन दोनों के हॉस्पिटल के चक्कर लगने रेगुलर हो गए और फिर हुई इस कहानी की सबसे खौफनाक चीज। एक रात करीब 2-3 बजे के आसपास यास्मीन की नींद खुली और उसने देखा कि वो औरत जो हमेशा सपने में आकर के उसके बच्चे खाने की धमकी दिया करती थी, वो खालिद की तरफ बेड के सामने बैठी हुई है और उसके हाथ के एक अंगूठे से उसका खून चूस रही है। यास्मीन की पूरी बॉडी यहाँ पर फ्रीज हो गई। वो उसे देख करके चिल्लाना चाहती थी, उठना चाहती थी। वो सोच रही थी कि आयतुल कुर्सी पढ़ने लगे, लेकिन उसके अंदर से कोई आवाज ही नहीं आ रही थी। वो अपनी आंखों के सामने देख रही थी कि वो औरत उसे भी देख रही है, एक अजीब से एक्सप्रेशन के साथ उसे घूर रही है और एक तरफ से खालिद के अंदर से उसकी जान, उसका खून चूस रही है। पूरी रात यास्मीन यूं ही पड़ी रही और डर के मारे वहां पर वो बेहोश हो गई। लेकिन अगली सुबह जब उसकी नींद खुली तो ना वहां पर कोई औरत थी और ना ही खालिद की पूरी बॉडी पर या उसके अंगूठे पर कोई खून का निशान था। लेकिन खालिद बहुत ही ज्यादा वीक फील कर रहा था, जिसके चलते उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। हॉस्पिटल पहुंच करके यास्मीन एकदम श्योर हो गई थी कि रात वाली चीज कोई सपना या वहम नहीं था, क्योंकि जब खालिद की हीमोग्लोबिन रिपोर्ट करवाई गई तो पिछले 2 दिन पहले जो उसकी रिपोर्ट थी उसमें उसका हीमोग्लोबिन 14 था, लेकिन आज 2 ही दिन के बाद उसका हीमोग्लोबिन 5 लेवल कम 9 पर आ गया था। खालिद की तबीयत बिगड़ती जा रही थी और इसी के चलते यास्मीन ने अपने फादर इन लॉ को कॉल किया। तो इस बात को सुन करके, पूरी सिचुएशन को जान करके उन्होंने तुरंत इन लोगों को इंडिया बुला लिया और फिर इंडिया पहुंचते ही खालिद को एक बहुत ही रेयर हार्ट डिजीज डायग्नोस हुआ और फिर सिर्फ 30 साल की उम्र में खालिद की हार्ट सर्जरी तक हुई। यास्मीन का मानना है कि यह सब कुछ उस घर में रहने वाली किसी नेगेटिव एनर्जी या फिर किसी एंटिटी की वजह से था, जो नहीं चाहती थी कि ये लोग उस घर में रुकें। इंडिया में खालिद के फादर ने इन्हें एक मौलवी साहब के पास भी भेजा था, जहां पर उन्होंने इनके ऊपर कुछ कुरानिक वर्सेस पढ़े, इनकी सलामती के लिए दुआ की और फिर उन्हें इस घर को छोड़ देने के लिए सजेस्ट भी किया। कुछ दिनों बाद जब ये फाइनली वहां पर पहुंचे, वो घर खाली करने लगे, तो उससे पहले जब ये लोग एक नए घर की तलाश कर रहे थे तो खालिद की तबीयत फिर से बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। फाइनली इन्हें जब एक घर मिल गया था, ये लोग पैकिंग कर रहे थे, तो यास्मीन ने बताया कि एक दिन कुछ पैक्ड बॉक्सेस थे जो हॉल में पड़े हुए थे। वो अपने आप वहां पर पड़े पड़े
इतनी जोर से गिरे जैसे किसी ने उन्हें फेंक करके मारा हो। जब ये लोग इंडिया गए थे तो यास्मीन की अपनी सिस्टर इन लॉ से भी बात हुई थी और उन्होंने भी बताया था कि जब वो लोग समर वेकेशंस बना करके वापस घर आए थे तो उनके बच्चों की तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और बहुत वक्त तक उन्हें भी ऐसा लगता रहा था कि कोई उनके आसपास है और उन्हें बहुत ज्यादा डर भी लगता था। फिर भी कभी ये बात सामने निकल करके नहीं आई कि उस घर में आखिर था तो क्या था, लेकिन वो चीज यास्मीन के 2 मिसकैरेजेस और खालिद की हार्ट सर्जरी का कारण बन गए थे। अब बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं कि उसकी सिस्टर इन लॉ के आने के बाद उसके घर में ये सब कुछ शुरू हुआ था तो शायद उन्होंने कोई ब्लैक मैजिक कर दिया हो, लेकिन यास्मीन ने एकदम क्लियर किया है कि उसकी सिस्टर इन लॉ ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था क्योंकि उनकी इक्वेशंस बहुत ज्यादा सही थी। खैर, अब उस घर के अंदर क्या था ये तो ऊपर वाला ही जानता है, लेकिन अब घर बदलने के बाद फाइनली यास्मीन और खालिद दोनों सलामत हैं और बहुत अच्छे से अपनी लाइफ बिता रहे हैं। दोस्तों, आज की ये हमारी कहानी एक शॉर्ट स्टोरी कंपाइलेशन है जिसके अंदर हम 2 स्टोरीज आपके लिए लेकर के आते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी आज की दूसरी कहानी की ओर। अगली कहानी है इंशा की, जिन्होंने अपनी जिंदगी में पेश आए 2 भयानक वाकया हमारे साथ शेयर किए हैं। उनके मुताबिक ये दोनों वाकया अलग अलग वक्त और अलग अलग जगहों पर हुए हैं, लेकिन इन दोनों घटनाओं को वो आज तक अपने दिमाग से निकाल नहीं पाई हैं। पहला वाकया उनके साथ हैदराबाद के उनके घर में पेश आया और दूसरा उमराह के सफर के दौरान। तो आखिर क्या हुआ था इंशा के साथ उन रातों में जिसने उन्हें अंदर तक हिला दिया, हम जानते हैं आज की इस कहानी में। इंशा ने बताया कि एक रात वो अपने परिवार के साथ एक दावत पर गई हुई थी और जब वो वहां से वापस लौट रही थी तो रात बहुत ज्यादा गहरी और एकदम सुनसान हो गई थी, लेकिन इस बीच एक चीज ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि आसपास जो कुत्ते हैं आज जरूरत से ज्यादा ही भौंक रहे हैं और ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्हें कोई अनजान, कोई अनदेखी चीज दिख या महसूस हो रही हो। बेचैन होकर के इंशा ने आयतुल कुर्सी पढ़ना स्टार्ट किया और फिर किसी तरह से वो घर पहुंच गई। इत्तेफाक की बात यह थी कि उस दिन बोनालू फेस्टिवल था, जिस दिन माँ काली को कद्दू और कुछ अन्य चीजें चढ़ाई जाती हैं और ये हिंदूज के लिए एक बहुत ही ऑस्पिशियस फेस्टिवल होता है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि उस दिन तांत्रिक बहुत ज्यादा काला जादू और ऐसी सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। घर पहुंचने के बाद इंशा ने इन सारी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो बहुत ज्यादा थक चुकी थी, इसलिए थोड़ी देर के अंदर उसकी आंख भी लग गई, लेकिन रात के 2 या 3 बजे के आसपास एक बहुत ही जोर की आवाज से उसकी नींद टूट गई। आवाज ऐसी थी कि जैसे कमरे के अंदर कोई भारी चीज को उठा उठाकर जोर से पटक रहा हो। एक बार के लिए इंशा को कुछ भी समझ में नहीं आया कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन फिर जब उसने लाइट जलाई और कमरे का मंजर देखा तो उसका दिल बहुत जोर जोर से धड़कने लगा। बेड लैंप और कुछ छोटा मोटा सामान जमीन पर गिरा हुआ था, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि कमरे में पड़ा हुआ भारी सोफा अपनी जगह से हिल करके टेढ़ा हो गया था और उसका एक कॉर्नर खिसक करके बिस्तर की तरफ आ गया था। इंशा के मुताबिक उस सोफा को हिलाने के लिए कम से कम 4 लोगों की जरूरत पड़ती थी। कमरे का दरवाजा बंद था और घर में कोई भी जाग नहीं रहा था। पहले इंशा ने खुद को समझाया कि शायद कोई भूकंप या फिर हल्का झटका आया होगा, लेकिन फिर जब वो उठ करके अपने बच्चों के कमरे में गई तो उसने देखा कि सब गहरी नींद में सो रहे हैं और घर की कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह पर हिली भी नहीं है। ये चीज देख करके इंशा के अंदर एक बहुत ही अजीब सा डर बैठ गया। वो अपने कमरे में गई और सामान वगैरह उठाने लगी और उठाते उठाते वो दुआएं पढ़ने लगी और फिर इसी तरह से दुआएं पढ़ते पढ़ते किसी तरह से उसे वापस नींद आ गई। लेकिन जैसे इंशा की यहाँ पर आंख लगी, उसने एक ऐसा मंजर देखा जो उसके लिए एक बुरे सपने से कम नहीं था। उसे अचानक से महसूस हुआ कि एक बहुत ही बड़ा कद्दू अचानक से उसके सर पर तोड़ा गया है और फिर अगले ही पल वो कद्दू उड़ करके उसकी खिड़की से बाहर भी चला गया है। इंशा की नींद एक झटके से खुली। उसका दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन काफी देर तक वो अपने बिस्तर से उठ भी नहीं पाई। आज भी उस रात जो जो उसके साथ हुआ उसका कोई भी जवाब उसके पास नहीं है, लेकिन उसका मानना है कि उस रात जो भी उसने देखा, जो भी उसने महसूस किया, वो सिर्फ एक सपने से काफी ज्यादा डरावना था। इंशा ने अपनी जिंदगी के कई साल सऊदी अरेबिया में गुजारे और इसी दौरान उसने अपने परिवार के साथ बहुत बार उम्रा भी किया था। ये घटना है साल 2011 की, जब वो अपने छोटे बच्चों और एक 3 महीने के न्यूबॉर्न बेबी के साथ उम्रा के लिए गई हुई थी। हरम के बिल्कुल करीब एक नई और बड़ी होटल में इन लोगों ने स्टे किया हुआ था। पहला दिन और पहली रात एकदम आम तरह से गुजरी। अगले दिन सुबह सुबह इन लोगों ने उम्रा अदा किया और फिर सब लोग बहुत ज्यादा थके हुए थे तो सब वापस होटल के कमरे में आकर के रेस्ट करने लगे। लेकिन उसी रात इंशा की एक बेटी घबराई हुई उसके पास आई और उसने उसे कहा कि किसी ने अचानक से उसके मुंह पर हाथ रख लिया था और उसे गुदगुदी करने की कोशिश की थी।
इंशा ने स्टार्टिंग में इस बात को इग्नोर कर दिया, बच्ची की थकान समझ लिया, क्योंकि अक्सर ऐसा हो जाता है कि बच्चे थकान के मारे अजीब सपने देखने लगते हैं और उन्हें डर भी लगता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये एक ऐसे सिलसिले की शुरुआत है जिसे वो आज तक नहीं भूल पाई। कुछ दिन के बाद जब इन लोगों के वापस आने का वक्त नजदीक आ रहा था तो इंशा ने सोचा कि रुखसत होने से पहले एक आखिरी तवाफ और कर लिया जाए। उसने अपने छोटे बेबी और बाकी बच्चों को अपने शौहर के पास छोड़ा और खुद अकेली हरम के लिए निकल गई। तवाफ मुकम्मल करने के बाद जब वो वापस अपने होटल की तरफ लौट रही थी तो उसने ऑब्जर्व किया कि उसकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है। एक ही पल में उसे एक अजीब सी बेचैनी हुई कि वो वापस हरम से अपने घर की तरफ तो लौट रही है, अपने होटल की तरफ तो लौट रही है, लेकिन एक अजीब सी मौजूदगी, एक अनचाही प्रेजेंस है जो उसके साथ चल पड़ी है। होटल तक का पूरा रास्ता उसके लिए बहुत भारी और बेचैन कर देने वाला था। इंशा के मुताबिक उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि पूरे रास्ते कोई ना नजर आने वाली चीज उसके पीछे पीछे चल रही हो और फिर वही चीज, वही मौजूदगी उसके साथ होटल के कमरे तक भी आ गई हो। इंशा को यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा था कि जो बेचैनी वो काफी देर से महसूस कर रही है वो उसकी कमजोरी और नापाकी की वजह से है या फिर बात कुछ और है। होटल में आने के बाद भी वो खुद को समझाने की कोशिश करती रही और ये सोचते सोचते बच्चों के पास ही लेट करके सो गई। और फिर यहाँ पर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे उस दिन अंदर तक हिला दिया। इंशा ने महसूस किया कि अचानक से किसी ने उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया। वो हाथ इतनी ज्यादा ताकत से रखा हुआ था कि चीखना चाहते हुए भी उसकी आवाज तक नहीं निकल रही थी। साथ ही में उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके एक पैर पर किसी ने अपना पैर रख दिया है और बहुत जोर से उसे दबा रहा है, जबकि उसका दूसरा पैर किसी अनजान ताकत के हाथ में है जो कि उसे हवा में जोर जोर से घुमा रही थी। इंशा अपनी पूरी ताकत से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसका शरीर उसका साथ ही नहीं दे रहा था। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो चीज इंशा के लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग थी। इंशा यहाँ पर आधी नींद में थी और उसे ऐसा लग रहा था कि वो बार बार सिर्फ नींद में दुआएं पढ़ रही है और जो भी दुआएं वो पढ़ रही है वो उस अनजानी ताकत के ऊपर एक पत्थर की तरह गिर रही हो। जितनी बार भी वो दुआ पढ़ती जा रही थी उतनी ही बार उस एंटिटी को या फिर जो कोई भी वो मौजूदगी थी उसे तकलीफ हो रही थी। और फिर उसने देखा कि ऐसा करते करते धीरे धीरे वो चीज एक पत्थर में कन्वर्ट हो गई। अचानक से यहाँ पर सब खत्म हो गया। इंशा की आंख खुल गई लेकिन उसकी परेशानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि इसके बाद इसके बाकी के बच्चों ने भी ऑब्जर्व किया कि उनके साथ कोई उनके मुंह पर हाथ रखने जैसे या फिर कुछ अजीब से हरकतें करने की कोशिश कर रहा है, जैसे स्टार्टिंग में उसकी बेटी ने शिकायत की थी। अगला दिन जुम्मा का था और उसके बाद इन्हें वापस लौटना था और इंशा लगभग पूरी रात ही जागती रही थी। अगले दिन सुबह सुबह उसके हस्बैंड नमाज अदा करने के लिए चले गए और इंशा अपने बच्चों के साथ इस कमरे में अकेली रह गई थी। डर इतना ज्यादा था कि उसने टीवी पर मक्का की लाइव टेलीकास्ट चला दी जहां पर कुरान की तिलावत हो रही थी। उसने सोचा था कि शायद इससे उसका दिल हल्का हो जाएगा, लेकिन फिर जैसे ही उसकी आंख लगने वाली थी वो टीवी अपने आप बंद हो गया और इस चीज ने उसके अंदर की बेचैनी को और ज्यादा बढ़ा दिया। बाकी का सारा वक्त उसने कमरे में इधर उधर चलते हुए अपने बच्चों पर दुआएं करते हुए, दम करते हुए गुजारा। और फिर जब उसका परिवार वापस आ गया तो फाइनली वो लोग वापस से अपने घर के लिए निकल गए। आज तक इंशा को समझ नहीं आता कि उस दिन उसने जो कुछ भी महसूस किया, जो कुछ भी उसके साथ हुआ, उसका क्या कारण था और ये सब उसके साथ क्यों हुआ था। उसका मानना है कि वो जो कोई भी एंटिटी थी वो एक जिन था, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा कि उसने इंशा को और उसके बच्चों को सताने की कोशिश क्यों की। आज भी ये किस्सा उसके जहन में एक अधूरी याद और एक अजीब सा डर बन करके रह गया है, जिसका जवाब आज भी उसके पास नहीं है। तो ये थी आज की दूसरी कहानी। दोस्तों, दोनों में से कौन सी कहानी आपको ज्यादा बेहतर लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो ये पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, हाइप कर दें और अपने कमजोर दिल वाले दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लो, वहां पर एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर देना, ताकि आगे आने वाले समय में मैं जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स पर कहानियां लेकर के आऊंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। अगर आपके पास भी ऐसा कोई किस्सा है जो किसी सत्य घटना पर आधारित है तो नीचे दिए गए जीमेल एड्रेस और इंस्टा आईडी पर आप उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, जिस तरह से आप हमारे YouTube को प्यार दे रहे हैं उस तरह से हमारे इंस्टा, फेसबुक को भी फॉलो कर लीजिए और हमारे Spotify चैनल को भी अपना प्यार दिखाइए। मैं आपका हमेशा हमेशा शुक्रगुजार हूं। तो चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हंसते खेलते रहिए। मिलते हैं अगली बार ऐसी ही किसी खौफनाक कहानी के साथ। सायोनारा। हर हर महादेव।